हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आज का टॉपिक है गरीबी, पॉवर्टी। टॉपिक ऐसा है कि इसमें कुछ चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी, कुछ चीजें तुम लोग सीखने के साथ साथ कुछ लाइफ से भी चीजें सीख जाओगे, गरीबी का क्या मतलब होता है। और ट्वेल्थ क्लास में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है। सो बहुत सारे मिथ भी ब्रेक होते हैं आफ्टर आफ्टर दिस टॉपिक। बहुत से बच्चे बोलते भी हैं कि सर कुछ मिथ भी ब्रेक हुआ है पॉवर्टी से रिलेटेड जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में। हमें सबसे पहले इस चैप्टर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन। हमें पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, ये चार चीजों में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, पॉवर्टी क्वेश्चंस भी कम बनते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद बड़े चैप्टर्स और स्टार्ट होंगे जो जनरल से चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन, जो तुम्हें दिख रहा है भी ऊपर एक टॉपिक, पीछे जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पॉवर्टी होती क्या है। बहुत से अलग अलग डेफिनेशन से पॉवर्टी की, अलग अलग देशों में, अलग अलग दुनिया में पॉवर्टी लाइन की मल्टीपल डेफिनेशन है। सबसे जो बेसिक डेफिनेशन, स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या है, द पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया स्पेशली डू नॉट हैव इनफ मनी, डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू सर्वाइव फॉर हिज लाइफ। इतना पैसा ना हो कि वो अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर पाए, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ। अब इंक्लूड हो चुका है, पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान था, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर इतना भी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हम उस पर्सन को पुअर पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य ये खरीदने का पैसा भी ना हो, इतने खरीदने के भी लायक वो ना हो, तो वो गरीब इंसान कहलाएगा। सिंपली पॉवर्टी। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन इज अ क्लियर कट ऑफ लाइन जो डिवाइड करती है पुअर और नॉन पुअर। मतलब वो बताती है इतने लोग पुअर हैं, इतने लोग नॉन पुअर हैं। ये नहीं बताती कितने पुअर हैं, या जो उनके ऊपर है क्या वो रिच है या वो मिडिल क्लास है। नहीं, पॉवर्टी लाइन सिर्फ डिवाइड कर देती है पुअर और नॉन पुअर के बीच का डिफरेंस। ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दादा भाई नरेंद्र फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ने कैलकुलेट करा था कि हम कैसे पता करें कि गरीबी की लाइन क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से मतलब है कि जेल में, जेल मतलब जो सबसे बेसिक नीड जेल में ही मिलेगी, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि उससे ज्यादा बेसिक किसी को नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ सर्वाइवल का अमाउंट दिया जाता है जेल में। तो अगर कोई उतना अफोर्ड कर पा रहा है तो हम उसको पुअर नहीं बोलेंगे, उससे ऊपर फिर हम उसको, उसके नीचे जो होगा हम उसको पुअर बोलेंगे। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आए। फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशंस को प्रमोट करा। जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन आई पॉवर्टी लाइन की आफ्टर दादा भाई नेहरू जी की हम बात करते हैं, तो जो पहली डेफिनेशन आई, वाइट इन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन, कि जिसके पास अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज और रूरल एरियाज में, क्योंकि काम ज्यादा होता है, 2400 कैलोरीज अगर वो हर डे पर डे कंज्यूम करे तो हम उसको पुअर नहीं बोलेंगे। ये डेफिनेशन 71 तक चलती रही, डेफिनेशन का कोई बेस नहीं था। उसके बाद आई ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये डेफिनेशन कैलोरी पे थी, उसको ही हम पुअर बोलेंगे। इनकम बेसिस पे डेफिनेशन आई तो पता चला the one who is earning 400 and 540 rupees in urban areas and 360 rupees in rural areas, उसको हम पुअर नहीं बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हुई इनकम बेसिस पे। इनकम की भी एक डेफिनेशन थी। ठीक है, टू बी वेरी प्रोसाइज, एक एजेंसी जो इंडिया में सबसे फेमस डेफिनेशन हुई इनकम के बेसिस पे, दैट वाज 454 एंड 368। लिख लेना इस चीज को कहीं, 454 एंड 368 इन रूरल एरियाज, 454 इन अर्बन एरियाज। 500 रुपए से भी कम अगर किसी की मंथली इनकम है तो वो पुअर नहीं होगा। इसके नीचे के ही लोगों को हम पुअर या पॉवर्टी की डेफिनेशन में रखेंगे। ये हुई पहली चीज। अब जो डेफिनेशन चल रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अगर अर्बन एरियाज में कोई 1000 और रूरल एरियाज में एक 854 रुपीज कंज्यूम कर ले, इतना पैसा खर्चा कर दे, तो वो गरीब नहीं होगा। तो पहले कैलोरी के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन आई, फिर इनकम के बेसिस पे, और अब एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा जाता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन चली है।
फिर दो टाइप की पॉवर्टी लाइंस के आधार पे दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हुए दो देशों के, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। ध्यान से समझना दोनों क्या अंतर होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ यार कितने लोग हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं। एब्सोल्युटली पुअर है जो, हम अगर पुरानी डेफिनेशन की बात करें, जो 454 रुपीज भी अर्न नहीं करते हैं, तो हमें फिगर्स निकल के आते हैं इतने लोग के पास सही में इतना पैसा नहीं है। सो इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी वी हैव नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, हम पता कर सकते हैं, वो क्लियर कट ऑफ लाइन होती है। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी लाइन। हम रिलेटिव पॉवर्टी लाइन में कभी ये नहीं पता कर पाते कि कितने लोग एक्चुअली पुअर हैं, क्योंकि वहां पे पॉवर्टी क्वांटिटेटिव नहीं होती। जैसे मान लो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को हम बोलते हैं ये स्टेट थोड़ा कम डेवलप्ड है, ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये स्टेट पुअर स्टेट है, ये स्टेट थोड़ा रिच स्टेट है। हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमारा बेस क्या होता है? क्या वो रिसोर्स के हिसाब से होता है, इनकम के हिसाब से, क्या बेस होता है? तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव में कंपैरिजन करते हैं। सो रिलेटिव पॉवर्टी क्या हुआ? एज कंपेयर टू दिस स्टेट ये कम है, एज कंपेयर टू दिस स्टेट ये ज्यादा है। तो हम कंपैरेटिव जब जाते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी मेजरमेंट। एब्सोल्यूट क्या हुआ? जब हम बताएंगे इतने लोग पुअर हैं। रिलेटिव जब कंपैरिजन हो। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूजुअली डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में काम करती है, और रिलेटिव पॉवर्टी यूजुअली डेवलप्ड इकोनॉमीज में काम करती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ह्यूमन पॉवर्टी निकालने के लिए होता है, रिलेटिव पॉवर्टी पॉवर्टी बिटवीन नेशन, रीजन या स्टेट्स निकालने के लिए होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव पॉवर्टी लाइन, रिलेटिव पॉवर्टी निकालने के लिए वी हैव गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व नाम की एक चीज होती है जिसमें हम इसको कैलकुलेट या एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द पॉवर्टी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी का सीधा सा ये मतलब है, अगर हम समझे लॉजिकली, कि क्या एग्जैक्टली इंडिया में पॉवर्टी का समझ है, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी एग्जैक्टली कहाँ पे होती है, क्या होती है, क्यों, कहाँ कहाँ से पॉवर्टी होती है। ठीक है। पहले तो समझ लो, एक हेड काउंट रेशियो करके कॉन्सेप्ट तुम्हें दिख रहा होगा कि when the number of poor estimated on the proportion of below poverty line, it is known as head count ratio, कितने एग्जैक्टली पुअर रहते हैं। अब रूरल और अर्बन दो पॉवर्टी की बात हम करते हैं। सो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी वो क्यों होगी? लैंडलेस लेबर्स रूरल एरिया में पुअर हो सकते हैं। लैंड ओनर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लैंडलेस लेबर्स एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एक्टिविटी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, और कोई उसी में एंगेज नहीं है, कुछ और काम कर रहा है, तो उसकी पावर पुअर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि वर्किंग इन एरिया बट नॉट अर्निंग एनीथिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये है रूरल एरिया का मैग्नीट्यूड, नेचर ऑफ पॉवर्टी। अब आते हैं अर्बन एरियाज में। सो अर्बन एरियाज की पॉवर्टी काफी हद तक रूरल एरिया की पॉवर्टी से एसोसिएटेड है, काफी हद तक, पूरी नहीं। रूरल एरिया के वो लोग जो अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्बन एरिया इतना अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इतनी कैपेसिटी नहीं है अर्बन एरिया की कि वो एक्सेप्ट या अडॉप्ट कर पाए कि यार ये लोग इनको हम जॉब दे पाते हैं। तो ये वहां जाके क्या करते हैं, दे लिव इन स्लम एरियाज एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नॉट इन द डायरेक्ट मेन स्ट्रीम, बट कुछ ना कुछ वो लैग रहता है। जैसे रिक्शा पुलर्स, लोकल वेंडर्स, कैजुअल लेबर्स, तो अर्बन एरिया ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज तो करता है, बट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया, नॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल। तो ये दो मैग्नीट्यूड नेचर ऑफ पॉवर्टी बनाता है। इंडिया में एक फैक्ट लिखा हुआ याद रखना, एनएसएसओ जब एनएसओ बन चुका है, कंप्लाइज डेटा ऑन पॉवर्टी, हम चेंज हो चुका है एनएसएसओ के बाद, याद रखना, ये मैं बता भी चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है। फिर आता है मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। यहीं से क्वेश्चन बनता है एंड मेजर्स से क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा याद रखना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन बन रहा है तो यही वो जगह है जहां से क्वेश्चन बनेगा। सो कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या होगा? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। कॉजेज में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडेटनेस। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे, उसके कॉजेज और पॉवर्टी के कॉजेज बहुत हद तक क्लैश करते हैं, क्योंकि चीजें सेम है। ऐसे मानो द वन हु इज पुअर वो एम्प्लॉयड तो नहीं होगा, एंड द वन हु इज अनएम्प्लॉयड उसके पुअर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है, ये बताने का लॉजिक था। ठीक है। द लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होने से भी पॉवर्टी का जो रेट है वो कम हो जाता है। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके एक
टर्म चलता है। मतलब जितना ज्यादा छत पे पानी गिर रहा है, वो पानी जब ज्यादा गिरता है तो छत धीरे 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 पानी नीचे टपकने लगता है। हम कितना भी अच्छा काम कर ले, कई बार तुमने देखा होगा नए मकानों में ये चीज ज्यादा हो जाती है, इसको ट्रिकल डाउन कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, बारिश बढ़ा दी, तो हो सकता है उसकी कुछ बूंदे तो नीचे आ जाएं और गरीबों को मिल जाए। हालांकि ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है कि मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करना पड़ेगा उनकी कुछ बूंदे नीचे लाने के लिए। हम क्यों नहीं चैनलाइज चीजें करते हैं? पर अगर नहीं हो पाता है चैनलाइज, तो हम इतना तो करें कि हम रेट ऑफ डेवलपमेंट और रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा दें, जिससे पॉवर्टी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द नेक्स्ट इज लो एजुकेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। लो एजुकेशन तो सिंपल है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर समझो। कभी कभी पॉवर्टी होती नहीं है, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन और राइज इन प्राइसेस पॉवर्टी दिखने लगती है। बहुत ज्यादा पॉवर्टी, हमें लगता है पॉवर्टी, हम एक नॉर्मल डिसेंट कुछ हम अर्निंग, अर्निंग भी नहीं बोलोगे, हम कुछ ना कुछ पैसा कमाना हमने शुरू करा, पर वो लाइवलीहुड के लिए सफिशिएंट ही नहीं होता, फूड क्लोथिंग शेल्टर के लिए। ड्यू टू इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एंड एक्सट्रीम लेवल हम उसको कवर अप नहीं कर पाते, तो पॉवर्टी दिखती है। फिर आता है सोशल फैक्टर, मल्टीपल सोशल फैक्टर जिसकी वजह से पॉवर्टी है। हम काम पे नहीं जा सकते, या किसी रूरल एरिया में कई बार देखा गया है, या अर्बन एरियाज में ज्यादा देखा गया है कि घर में विमेन जो है, वो है पर्सन है, वो काम पे नहीं जा पा रही है। So social factors are responsible for poverty. Then high level of migration from rural to urban areas and failure of implementation of land reform. ये पॉइंट क्यों आया? हमने लास्ट एक क्लास में पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट, कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या लॉजिक था, लैंड रिफॉर्म से क्या अच्छा या बुरा हुआ। अच्छा बुरा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर लैंड रिफॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स है, जिससे ये था कि जो गरीब है, जो टिलर्स हैं, और जो बड़े बड़े जमींदार थे जो अब लैंड ओनर्स बन चुके हैं, अगर लैंड रिफॉर्म सही से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता, तो एग्रीकल्चर जो इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसकी पॉवर्टी सॉर्ट हो जाती, उसकी पॉवर्टी कम हो जाती। ठीक है। द नेक्स्ट इज failure of nation land reforms and capital deficiency in globalization. Capital deficiency especially in case of agriculture, कि लोगों के पास इनफ कैपिटल नहीं है टू सपोर्ट द बिजनेस टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन एग्रीकल्चर एरियाज। और ग्लोबलाइजेशन ये हमेशा से इशू रहा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है तुम लोगों ने, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्मॉल फार्मर्स थे या जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उन्हें बहुत लॉस हुआ। और ये लॉस के बाद, ग्लोबलाइजेशन के लॉस के बाद, वो उस लॉस से उबर नहीं पाते, और ये पॉवर्टी का कॉज बनता है देश में। कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल बिजनेस बंद होने के बाद उसमें एंगेज जो लेबर है वो पुअर हो जाते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट। अब बात आती है इन सब चीजों को सुधारोगे कैसे? तो इसके लिए एक होते हैं जनरल मेजर्स, एक होते हैं स्पेसिफिक मेजर्स। जनरल मेजर्स याद रखना क्या है, दो टाइप के मेजर्स पूछ सकते हैं। जनरल मेजर्स तुम्हें अलग से पढ़ने ही नहीं है। ये जो पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ना, सारे पॉइंट्स, एक से लेके 10 तक के सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को अच्छा कर दो, तो जनरल मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी बन जाएगा। मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग पुअर, सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द measure. Unemployment, employment opportunities, lower rate of economic growth, faster rate of economic growth. Then low education, increase the education system in India. Inflationary pressure, control inflation. In short, तुम्हें रटना ही नहीं पड़ेगा किसी चीज को। देखो, अगर हम एक तैयारी से मल्टीपल तैयारी कर पा रहे हैं, सो व्हाट्स बैड इन दैट? हम तैयारी करेंगे ना, क्या इशू है? तो हमें इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हमें सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक मेजर्स पे। पॉलिसी एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। तुम्हारे सामने कुछ प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देयर आर सम प्रोग्राम्स। अब ये प्रोग्राम्स के कुछ नाम याद कर लो। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, भारत निर्माण, समग्र आवास योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये एम्प्लॉयमेंट में भी ये सारे प्रोग्राम एज इट इज काम आएंगे, क्योंकि अगर गरीबी हटानी है, तो एक होता है मिनिमम नीड। मतलब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, इसको भी याद रखना, कि मिनिमम नीड। मिनिमम नीड क्या होता है? लोगों को राशन ऐसे ही बांट दो, गरीबी हट जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी है, गवर्नमेंट भी मानता है टेम्पररी है, क्योंकि इससे गरीबी नहीं हटेगी, लेकिन इंसान कम से कम जिंदा तो रहेगा, फूड क्लोथिंग शेल्टर इतना तो मिले, किसी खाना तो मिले किसी को, बेसिक नीड। लेकिन ये कब तक? तो हम उसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप कर लेते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के नाम पे, जिससे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अब
तुम लोगों को बस एक काम ये करना है कि थोड़ी सी हिंदी अगर आती है तो तुम इन सारे प्रोग्राम्स को बहुत इजीली लिख पाओगे। मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूँ इसको लिखने की। तुम्हारे अगर हिंदी आती है तो तुम इस प्रोग्राम को आसानी से समझ पाओगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ऑन द नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्राम इज रूरल एरियाज, समृद्धि योजना डेवलपमेंट स्कीम। सो जो रूरल एरिया की डेवलपमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम, इसके ऊपर तुम लोग लिख पाओगे। मतलब तुम्हें ये पॉइंट्स ही लिखने हैं, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। पर एक एक लाइन का जो एक्सप्लेनेशन हमारी हमें लिखना अच्छा लगता है, जो एक्सपेक्ट भी होता है सामने की, लिख दो तो अच्छा होगा। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको ये नाम ही है, नाम को हम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग तो समझ सकते हैं। स्वर्ण जयंती इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो इनिशियल लगा हुआ है। ग्राम इज रूरल, स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कहते हैं। आसान हो गया ना, हम एक लाइन में लिख तो सकते हैं। इट इज द स्कीम टू डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। माइंड क्लिक, इजी टू अंडरस्टैंड, सॉर्टेड चीजें। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। अश्योरेंस मतलब गारंटी देंगे कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक और इसमें है जो हम अलग से पढ़ते हैं, वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है। हम वहां उसको पढ़ेंगे, लेकिन तुम यहाँ भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। वो पॉवर्टी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनी स्कीम थी। दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा, या अब नाम चेंज होने के बाद 2008 में उसको मनरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू एटलीस्ट वन फैमिली मेंबर इन अ फैमिली दिया जाता है। ये भी तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नाम ही तो है स्कीम का। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, भारत निर्माण, समग्र आवास योजना, दीज आर द नेम ऑफ द प्रोग्राम जिसको तुम्हें समझना है। सो पावर्टी क्या हुई, एब्सोल्यूट रिलेटिव पावर्टी का डिफरेंस क्या होता है, पावर्टी लाइन कैलकुलेट किन किन बेसिस पे होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और नेचर क्या है इंडिया में बेसिकली पावर्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जिसके साथ जनरल मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी अटैच्ड है। तुम्हें सोचना ही नहीं कि इसके साथ कुछ अलग से पढ़ना है। एंड लास्ट इज सम स्पेसिफिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लॉन्च करता है अपार्ट फ्रॉम दी। अब हम बोलेंगे यार इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम करो, ये तो चल ही रहा है। एक इंस्टेंट प्रोग्राम कौन सा लाओगे? जो इंस्टेंट प्रोग्राम इज एम्प्लॉयमेंट दे दो, इंस्टेंट प्रोग्राम इज एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, ग्राम स्वरोजगार योजना, इन प्रोग्राम से पॉवर्टी तुरंत रिमूव हो जाती है। So this is what you're supposed to learn in this chapter. That is concept of poverty, poverty line, magnitude of poverty, causes के साथ general measures and measures to remove poverty। जो दो measures हैं, एक specific और एक general। specific हमने पढ़ा with the names, and general measures, general measures तो causes से निकल के आ जाएंगे, अलग से क्यों पढ़ना है? ठीक है। So this is everything about the poverty। छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ लो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे तो कम से कम एक पोर्शन तुम्हारे लिए सॉर्टेड रहेगा कि इसको तुम अलग से बहुत ज्यादा अब नहीं पढ़ना, एक बार हो जाएगा। ठीक है। सो बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। पूछो वहां पे आके डाउट्स, कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।